नमस्कार दोस्तों। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि यदि 2024 में भाजपा फिर से चुनाव जीत के सत्ता में आती है तो संविधान खतरे में पड़ जाएगा। ये लोग संविधान बदल देंगे और आरक्षण खत्म कर देंगे। ये जो बात दिग्गी राजा ने कही है, या यूं कहे तो एक राग आलापना शुरू कर दिया है। इसका मतलब ये है कि देश में चुनाव आने वाले हैं और जैसा कि हम सब जानते हैं, यूपी में चुनाव होने वाले हैं और उसके लिए हर एक राजनीतिक पार्टी ने अपनी अपनी चालें चलना शुरू कर दिया है। कुछ दिन पहले असदुद्दीन ओवैसी ने एक बयान दिया था, उसके बाद आज दिग्विजय सिंह ने एक बयान दिया है। दोस्तों, आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे। मेरा नाम अश्विन अघोर है और आप देख रहे हैं घनघोर। यूपी में जो आने वाली विधानसभा चुनाव है, उसको लेकर राजनीतिक गलियारों में हवा गर्म होने लगी है। जैसे जैसे यूपी के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, विपक्षी पार्टियां हो, चाहे बीजेपी, कांग्रेस हो, एमआईएम हो, समाजवादी पार्टी हो, इन्होंने अपने अपने मोहरे, अपने अपने चाले चलना शुरू कर दिया है। अपना हर कोई पार्टी अपना एक एजेंडा चला रही है वोटरों को आकर्षित करने के लिए। लेकिन ये सब करते हुए एक बात हम लोग देख सकते हैं कि ये जब वोटरों को आकर्षित करने की बात जब आती है, लोगों को कुछ नया देने की बात आती है, लोगों से वोट मांगने की बात आती है, तो ये जो पैतरे खेल रहे हैं, चल रहे हैं, ये सब वही पुराने घिसे पीटे पैतरे हैं जो कई सालों से फेल होते आ रहे हैं। और एक बार फिर दिग्विजय सिंह ने वही पैतरा चला है। इनका एक राजनीति का मूल ये है, बेसिक आधार इन लोगों के राजनीति का ये है कि समाज को बांटो और अपना अपना उल्लू सीधा करो। असदुद्दीन ओवैसी ने भी यही किया, दिग्विजय सिंह भी यही कर रहे हैं और कांग्रेस तो सालों से यही करती आ रही है। 2024 में अगर भाजपा को संविधान बदलना है या भाजपा संविधान बदलने वाली है और आरक्षण खत्म करने वाली है, ये कहना या मतलब ये जो बयान है, ये इससे ज्यादा हास्यास्पद बयान या यूं कहें तो कोई दावा इससे ज्यादा कोई हो नहीं सकता। और आरक्षण खत्म हो जाएगा, ये कहना तो सरासर बेबुनियाद है, क्योंकि अब तक जो नहीं हुआ वो आगे कैसे हो सकता है। और आरक्षण ऐसी चीज है जिसे खत्म करना किसी एक पार्टी के बस की बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा पिछले 7 सालों से सत्ता में है। इसका मतलब यह है कि ये उसकी दूसरी टर्म है। दोनों दोनों ही बार 2014 में और 2019 में दोनों ही बार भाजपा पूरे बहुमत के साथ सत्ता में आई है। वो चाहते तो संविधान कब का बदल देते, आरक्षण कब का खत्म कर देते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। आज तक भाजपा की सरकार ने, भारत की सरकार ने जो भी निर्णय लिया है उसे संविधान का ठोस आधार है। संविधान के फ्रेमवर्क के बाहर जाकर इन्होंने आज तक कोई भी निर्णय नहीं लिया है, ना ही कोई कदम उठाया है। 2014 में चुनाव के पहले जब नरेंद्र मोदी भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव प्रचार में उतरे और उन्होंने देश भर में प्रचार सभाएं करना शुरू किया, तब कांग्रेस और अन्य दलों ने मिलकर एक ही बात देश को बताई। अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो अल्पसंख्यक समाज जो है देश का, वो खतरे में आ जाएगा। मोदी जी अगर प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो देश का जो सेक्युलर फैब्रिक है, सेक्युलर सोशल फैब्रिक जो है, वो खत्म हो जाएगा और ये लोग देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे। और जो हिंदू नहीं है उसकी उसकी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी, उसका जीना हराम हो जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले 7 साल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इन्होंने ना संविधान बदला है, ना देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया है, ना आरक्षण कम किया है या खत्म किया है, बल्कि जो जातिगत आरक्षण देश में पहले से चलता आ रहा है उसको बरकरार रखते हुए आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है, सवर्ण सवर्ण जाति के भी जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, उनको भी 10% आरक्षण दिया है। अब इसे अगर आप आरक्षण खत्म करना कहते हैं या आरक्षण कम करना कहते हैं, तो आपका भविष्य क्या होगा ये तो भगवान ही जाने। दोस्तों, पिछले 7 सालों में देश ने कई
माइलस्टोन्स अचीव किए हैं। विकास के राह पे देश निरंतर आगे बढ़ रहा है। देश में कई ऐसी चीजें हुई है जो पहले कभी नहीं हुई थी। ऐसे में अनेक परियोजनाएं हैं जो देश के हर कोने में चल रही है, चाहे एक्सप्रेसवे परियोजनाएं हो या सिंचाई की परियोजनाएं हो, उद्योग क्षेत्र की परियोजनाएं हो। निरंतर देश में निवेश हो रहा है, रोजगार के मौके आ रहे हैं, बिजनेस के मौके आ रहे हैं। और जब विकास होता है तो सीधी सी बात है, विकास कोई किसी धर्म विशेष या जाति विशेष को ही फायदा नहीं पहुंचाता, उसका फायदा जो है पूरे समाज को होता है। वो चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी देश के किसी भी कोने में रहने वाला हो। अब एक बात बताइए, अगर एक एक्सप्रेसवे बनता है मान के चलिए, उसके इर्द गिर्द जो छोटे छोटे उद्योग शुरू होते हैं, जो छोटे छोटे व्यवसाय शुरू होते हैं, वो तो हर कोई कर सकता है। अब एक एक्सप्रेसवे के आसपास में कई सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, उसमें होटल्स की जरूरत पड़ती है, उसमें गैराज की जरूरत पड़ती है, उसमें खाने पीने के चीजों की दुकानों की जरूरत पड़ती है। ये जो है, ये होटल्स जो है, ये दुकानें जो है, ये तो ऐसा तो नहीं है कि एक धर्म विशेष के लोग ही चला सकते हैं या लगा सकते हैं। यहाँ तो आप कोई भी कर सकता है, कोई भी होटल डाल सकता है, कोई भी दुकान डाल सकता है, कोई भी देश में व्यवसाय कर सकता है कहीं पे भी जाके। अब तो आप कश्मीर में जाके भी जमीन खरीद सकते हैं या व्यवसाय डाल सके शुरू कर सकते हैं। अब वो निर्बंध था, वो भी ये सरकार ने हटा दिया है। तो इस सरकार की क्या कहते हैं उसको, इस सरकार के रूल में देश पहली बार सही मायनों में एक हुआ है, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक। अब तक ये बात सिर्फ बोली जाती थी कि देश कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक एक है, लेकिन कश्मीर में हम लोग जाकर, मतलब जो कश्मीर के रहने वाले नहीं है, जिनका डोमिसाइल कश्मीर का नहीं है, वो लोग वहां पे ना बिजनेस शुरू कर सकते थे, ना जमीन खरीद सकते थे, ना वहां जाके हमेशा के लिए रह सकते थे घर खरीद के। बल्कि कश्मीर के लोग देश के किसी भी हिस्से में जाके ये सब कर सकते थे, उनको ये करने की परमिशन थी। लेकिन देश के दूसरे हिस्सों से कश्मीर में जाकर सेटल होने की या बसने की किसी को परमिशन नहीं थी, जो इस सरकार ने दी है। पिछले 7 सालों में इस देश में कई बार कई ऐसी चीजें हुई है जो इसके पहले कभी नहीं हुई थी। अब चूंकि ये सब जो हो रहा है, जो राजनीतिक बयान जो आ रहे हैं, ये इसको उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की पार्श्वभूमि है, इसलिए हम लोग उस अपनी इस चर्चा को उत्तर प्रदेश तक सीमित रखने की कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश की ही अगर हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में कई सारी परियोजनाएं जो 40, 50, 30 साल से शुरू हुई थी, लेकिन कभी पूरी नहीं हुई थी, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मिसाल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर मैं एक ही नाम बताता हूं, सरयू नहर परियोजना 1978 में शुरू, इसका काम शुरू हुआ था साहब, अभी तक खत्म नहीं हुई। 2014 तक सिर्फ 52% काम पूरा हुआ था। 2014 के बाद जो बचा हुआ काम है वो पूरा हुआ और उसका उद्घाटन हुआ। ये तो बस एक एग्जाम्पल है, ऐसे कई सारी परियोजना है जो देश भर में अटकी पड़ी है। उत्तर प्रदेश में ही हजारों ऐसी परियोजनाएं जो अटकी पड़ी है, करोड़ों रुपए इस पर खर्चा हो चुके हैं, लेकिन परियोजना खत्म नहीं हुई, पूरी नहीं हुई, लोगों को इसका फायदा नहीं हुआ। और इसका फायदा किसको हुआ? जो अब तक सत्ता में थे, पिछले 60-65 साल तक जो सत्ता में थे, उनको इसका फायदा हुआ। उनके घर भरते गए, उनकी जायदाद बढ़ती गई, उनके प्रॉपर्टी बढ़ती गई, गाड़ियां बढ़ती गई, लेकिन देश के लोग जिनके लिए ये परियोजना आई थी, या ऐसा कहा गया था कि ये देश की जनता के लिए परियोजना, इन परियोजनाओं का काम पूरा हुआ नहीं था। और जिन लोगों के लिए ये बन रही थी, जिनके नाम पर ये बन रही थी, उनको इसका फायदा नहीं मिल रहा था। कांग्रेस के जो नेतागण हैं, अपनी अपनी चुनाव क्षेत्र में जागीर समझकर कुंडली मार के बैठे थे, लगातार वहां से चुन के आ रहे हैं एक ही जगह से। आप गांधी परिवार की ही बात कर लीजिए, रायबरेली और अमेठी, मान लीजिए इनकी जागीर जैसे हो गई है। रायबरेली में गांधी अगर खड़े हैं तो उनके आगे कोई भगवान भी चुन के नहीं आ सकता। अमेठी की भी बात यही थी पिछले बार तक। पहले वहां से राजीव गांधी चुन के आते थे, उनके बाद उनके बेटे राहुल गांधी लड़ने लगे और चुन के आने लगे। लेकिन
पिता और पुत्र दोनों एक ही चुनाव क्षेत्र से सालों से सांसद है, लेकिन लोगों की हालत वही की वही है। 70 साल पहले जो हालत अमेठी की थी, वही हालत 2019 तक थी। नतीजा ये हुआ कि लोगों ने वहां पे राहुल गांधी को हराया, उनको भाग के वायनाड जाना पड़ा और वायनाड से जैसे तैसे चुन के वापस सांसद बने। अब जब से वायनाड से चुन के आए हैं, शायद ही पिछले 2 साल में शायद ही 8-10 बार ये वायनाड गए होंगे। अपने चुनाव क्षेत्र के लिए अपने लिए वोट करने वाले लोगों के लिए इन गांधी परिवार के दिल में ये फीलिंग है। मतलब आप मुझे वोट दो, आप मुझे चुन के संसद में भेज दो, फिर मैं आपके लिए कुछ नहीं करूंगा। ये आपकी ड्यूटी है कि आप गांधी को वोट देंगे और गांधी को चुन के संसद में भेजेंगे, लेकिन गांधी आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। गांधी जो भी करेंगे खुद के लिए करेंगे। 60 साल से हमारा चुनाव क्षेत्र, हमारी कंस्टिट्यूएंसी वही बदहाल पड़ी है। लोग, मतलब आपने वो फोटो देखा होगा, राजीव गांधी एक झोपड़े में गए थे अपने चुनाव क्षेत्र के, अमेठी के एक किसी इंसान के गरीब परिवार के झोपड़े में गए, उसकी फोटो छपी। कुछ सालों बाद राहुल गांधी भी उसी झोपड़े में गए या वैसे ही किसी और झोपड़े में गए, वो भी फोटो छपी। लोगों ने बड़ी वाहवाही की, देखो भैया गरीबों के घर में जाते हैं, गरीबों के साथ बैठ के खाना खाते हैं। अरे भाई 60 साल से वहां से सांसद हो, लोग गरीब क्यों हैं? विकास क्यों नहीं हुआ उन लोगों का? ये किसी ने नहीं पूछा। और आज उसी पार्टी के नेता आके फिर से यही बात कह रहे हैं कि अगर दोबारा भाजपा चुन के आई तो संविधान खतरे में पड़ जाएगा, संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन ये लोग एक बात ये समझते नहीं है कि यही जुमला लेके, यही बात लेके इन्होंने 2014 में भी प्रचार किया था, 2019 में भी किया था, अब 2024 के पहले भी यही कर रहे हैं। अरे भाई, लोगों को ये सब समझ में आता है। लोग अब समझदार हो गए हैं, लोग जानते हैं कि जो आप बोल रहे हैं वो झूठ है, वो सारी खोखली बातें हैं, ऐसा कुछ होने नहीं वाला है। तभी तो 2014 में भी आपकी बात उन्होंने नहीं मानी, 19 में भी नहीं मानी, तो 24 में कैसे मान लेंगे? और कब तक आप एक ही बात तक, एक ही रट लगा के लोगों से वोट लेते रहेंगे? लोगों को उल्लू बनाने का समय गया। अब लोग ऐसी बातों में आकर आपको वोट नहीं करने वाले। ये सब बातें करके, मतलब इस तरह की बातें करके आपका सिर्फ एक ही फायदा हो सकता है। इन बातों से सिर्फ राहुल गांधी खुश हो सकते हैं, क्योंकि वो खुद भी ऐसी बातें करते रहते हैं। और इन्हीं बातों की वजह से आज कांग्रेस की जो हालत है वो दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। मतलब कांग्रेस में जो जो कुछ समझदार लोग बचे हैं, वो लोग तो यही सोचते होंगे कि भैया अगर ऐसे दोस्त है तो दुश्मन की क्या जरूरत है। तो कांग्रेस मुक्त भारत करने के लिए मोदी को कुछ नहीं करना पड़ेगा। दिग्विजय सिंह और राहुल गांधी और इनके जैसे लोग ही मोदी जी का काम आसान कर देंगे। और अगर ये यही चलता रहा तो 2024 में अब जो 40-45 है, वो पता नहीं कितने बचेंगे। अपनी पार्टी दिन ब दिन नीचे जा रही है, खत्म हो रही है, सिकुड़ रही है। उसको नए सिरे से खड़ा करने के लिए, उसको रिवाइव करने के लिए क्या किया जाए, ये सब सोचने की बजाय ऐसी ओछी राजनीति अगर जब तक कांग्रेस वाले करते रहेंगे, तब तक कांग्रेस का भला होगा, ना कांग्रेस का भला होगा, ना किसी और पार्टी का भला होगा जो भाजपा को विरोध के लिए विरोध करते हैं। और इस तरह से अगर राजनीति करनी है तो बहुत वो दिन दूर नहीं कि अब तो संसद से भी खत्म हो रही है और पूरे देश से भी कांग्रेस खत्म हो जाएगी। तो जितना जल्दी हो सके अगर कांग्रेस के नेता इस बात को समझ ले, उनके लिए अच्छा होगा। 24 तो हाथ से गया है, हो सकता है 29 में आपके सांसद कुछ बढ़ जाए। सत्ता में आना तो अभी मुश्किल है। फिलहाल सांसद जितना बढ़े उतना ही अच्छा है, उतना ही पार्टी के लिए फायदे की बात है। उस पर अगर काम करे तो कुछ भला होगा। और ये बात ये नहीं है कि कांग्रेस खत्म हो जाएगी या विपक्षी पार्टियां खत्म हो जाएगी।
किसी भी लोकतंत्र में, एक सुदृढ़ लोकतंत्र में, हेल्दी डेमोक्रेसी में एक सशक्त विपक्षी पार्टी का, विपक्ष का होना भी उतना ही जरूरी है जितना कि एक मजबूत सरकार का। सरकार में नहीं आ सकते तो कम से कम एक मजबूत विपक्ष बनने की तो कोशिश कीजिए, ताकि आप लोगों का कुछ भला कर सके। वरना तो है ही, समाज को बांटो, वोट काटो और धीरे धीरे खत्म हो जाओ। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और घनघोर चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।